बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फाइल करने लगे हैं पेंशन इनकम की रिटर्न कैसे फाइल होगी। अगर आप रिटायर्ड हैं और आपको कहीं से पेंशन आ रही है तो उसकी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, आज मैं आपको ये बताऊंगा। पेंशन इनकम जी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एग्जेम्प्ट है टैक्स से। अगर आप एक ही पेंशन ले रहे हैं तो आपकी जो पेंशन इनकम होगी वो एग्जाम्प्ट होगी। इसको डील करता है जी सेकंड शेड्यूल एग्जाम्पशन अंडर टैक्स एंड कंसेशंस में पार्ट 1 के अंदर सेक्शन 8 है इसका, जिसमें ये मेंशन है कि एनी पेंशन रिसीव्ड बाय द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर अदर देन वेयर अ पर्सन कंटिन्यूज टू वर्क फॉर द एम्प्लॉयर और एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर। यानी आपने किसी एम्प्लॉयर से अगर आप पेंशन ले रहे हैं और आपने उनकी जो जॉब है वो कंटिन्यू नहीं की हुई तो आपकी जो उनसे पेंशन मिल रही होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। और अगर आप एक से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं तो दोनों पेंशन में से जो हायर अमाउंट वाली पेंशन होगी वो एग्जेम्प्ट होगी, जो लोअर वाली होगी वो टैक्सेबल होगी। तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का रूल नंबर 8 है सेकेंड शेड्यूल का। अभी हम देखते हैं कि इस पेंशन इनकम की रिटर्न कैसे फाइल होगी। तो इसके लिए आप आईरेस में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद डिक्लेरेशन में जाएंगे और डिक्लेरेशन में रिटर्न्स और स्लैश स्टेटमेंट ओरिजिनल्स में जाके सेकंड टैब है, इसके अंदर नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी सीओवाई। एओपी है जी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप आप कह सकते हैं इसको, और सीओवाई है जी कंपनीज के लिए, और साथ इंडिविजुअल्स भी है। और पेंशन इनकम के लिए सैलरी वाली रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें ऑप्शन तो अवेलेबल होता है कि आप पेंशन इनकम और एन्युटी उसमें शो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी सैलरी इनकम की अमाउंट इस रिटर्न में नहीं पुट होगी तो सैलरी रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकेंगे। सिस्टम आपको रिटर्न फाइल ही नहीं करने देगा। तो इसलिए अगर आपकी सैलरी इनकम नहीं है, सिर्फ पेंशन इनकम है, तो उसके लिए नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल्स एओपी सीओवाई ये वाली आप फाइल करेंगे। ये क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप पीरियड सिलेक्ट करेंगे। अभी रिटर्न फाइल हो रही है 2022 की, तो हम 2022 लिखेंगे। और ये अब जैसे ही इसको सर्च को क्लिक करेंगे तो इसका ये स्टार्ट डेट और एंड डेट आ जाएगी। तो आप इसमें आप इसको चेक कर लें कि आपका ही रेलिवेंट पीरियड बनता है कि नहीं। तो ये 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक ही रेलिवेंट है करंट ईयर के लिए, तो इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो ये सिस्टम ने एरर दिया है। इसका मतलब है कि इनके प्रोफाइल में जो रिटर्न थी 2022 की ऑलरेडी स्टार्टेड है। अगर आप ने कोई इस तरह रिटर्न पे स्टार्ट किया था काम और बाद में आपने बंद कर दिया, तो जब तक पुरानी रिटर्न को आप डिलीट नहीं करेंगे, या तो आप उसी को जाके एडिट करें, या उसको जब तक डिलीट नहीं करेंगे तो न्यू रिटर्न स्टार्ट नहीं करने देगा आईआरएस। तो इसके लिए अभी हम जाके इसको क्लोज करते हैं और पहले इनबॉक्स में जाके चेक करते हैं कि हमारी कोई रिटर्न ऑलरेडी वहाँ पे स्टार्टेड है कि नहीं। अगर रिटर्न वहाँ पे कोई ऑलरेडी स्टार्टेड होगी तो हम उसको जाके डिलीट कर देंगे, या उसी को हम एडिट करके आगे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ड्राफ्ट्स में जाएंगे आप, ड्राफ्ट्स के अंदर डिक्लेरेशन में जाएंगे और ये यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलंटरीली 114 की ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो हम इसी को एडिट करके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ये रिटर्न का फर्स्ट पेज है जी। इसमें सैलरी वाले पोर्शन में आपने कुछ नहीं करना, आपने सीधा चले जाना है जी। प्रॉपर्टी भी छोड़ दें, बिजनेस भी छोड़ दें, कैपिटल एसेट्स भी छोड़ दें और सीधा आपने अदर सोर्सेज में चले जाना। अदर सोर्सेज को आप ओपन करेंगे और ये नीचे रिसीट्स और डिडक्शन ओपन हो जाएगा और इसको आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आ रही हैं कि कौन कौन सी इनकम्स आप अदर इनकम में शो कर सकते हैं। इसमें रेंट फ्रॉम लीज ऑफ
सब लीज ऑफ लैंड भी है कि आपने एक लीज पे बिल्डिंग ली हुई थी और आपने फर्दर लीज पे दे दी है, तो वो यहाँ पे आप शो करेंगे। और अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी के साथ कोई बिल्डिंग है कि किसी बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीनरी भी इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे करेंगे। तो अभी हम बाकी चीज़ों की डिटेल में नहीं जाते, हमने चूँकि पेंशन इनकम की रिटर्न फाइल करनी है तो हम सीधा पेंशन अपने रेलेवेंट डिटेल में जाते हैं कि ये यहाँ पे एनुटी स्लैश पेंशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी करंट ईयर की जो पेंशन है वो पुट कर देंगे। तो हमने एक वर्किंग सी की हुई है जी डमी, हम यहाँ पे सपोज किया हुआ है कि साहब की जो पेंशन है वो 45,000 पर मंथ है, तो ये इस हिसाब से 540,000 बन जाती है, 5,40,000 पर ईयर की। तो हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। ये ध्यान में रखिएगा कि आपने दोनों जो कॉलम्स हैं, एक पहला टोटल अमाउंट वाला इसमें भी अमाउंट डालनी है और एग्जाम्प्ट इनकम अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स इस कॉलम में भी डालनी है। अगर आप ये यहाँ पे फिगर को नहीं डालेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, आपका इस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर देगा। अभी आपको दिखाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं नहीं डालता एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में और इसको हम रिकैलकुलेट करते हैं। अभी हम जाके अगर देखते हैं कि इनकी कोई टैक्स की अमाउंट बनी है कि नहीं, तो ये सीधा आप चले जाएं टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स वाले टैब में और कंप्यूटेशंस में चेक कर लें। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टम ने इनकी इनकम के ऊपर टैक्स बनाया हुआ है। ये इसलिए बनाया है कि आपकी जो पेंशन है वो एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में आपने फिगर नहीं डाली है, तो ये एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में भी यही अमाउंट आप डालेंगे। क्योंकि आपकी एक ही पेंशन है, एक से ज़्यादा पेंशन आप नहीं ले रहे, तो आपकी वन पेंशन जो है वो एज पर टैक्स लॉ अभी स्टार्ट में जो मैंने बताया था वो एग्जाम्प्ट है उस हिसाब से। तो ये अभी आप जाके दोबारा देखते हैं कंप्यूटेशंस में, तो ये अभी आप टैक्स कैलकुलेशन ज़ीरो हो चुकी है क्योंकि आपकी ये सारी की सारी इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है। तो कहीं पे भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी सिस्टम क्रिएट नहीं कर रहा, ना कोई एडमिटेड टैक्स है ना कोई पेबल टैक्स है। तो इस तरीके से आपने सैलरी की अमाउंट डाल दी। इसके बाद इनकम से रिलेटेड आपने कुछ नहीं करना, आपने सीधा चले जाना है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी है, ये आप अगर फिल करके नहीं सबमिट करेंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट नहीं हो पाएगी। तो इसमें वही क्राइटेरिया कि आपके ये वाला पोर्शन एसेट्स और लायबिलिटीज़ का है, इसमें आप ये फिल करेंगे। फर्स्ट पोर्शन एसेट्स का है, आपके पास जो भी एसेट्स हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आपके कोई प्राइस बॉन्ड्स हैं, आपके कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे आपने यहाँ पे डालने हैं इस पोर्शन में। और नेक्स्ट पोर्शन है जी आपका एंड पे लायबिलिटीज़ का। अगर आपने किसी से कोई लायबिलिटी ली हुई है तो वो यहाँ इस प्लस वाले साइन को क्लिक करके एक टैब ओपन होगा। इस टैब में आपने पूरी डिटेल्स दिखानी है कि आपका क्रेडिटर कौन है, इंडिविजुअल है तो उसका CNIC डाल दें और नीचे उसके रिलेशन कोई और इम्पोर्टेंट नोट आप डालना चाहते हैं तो वो आप डाल दें और इसको ओके करेंगे तो ये डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट रिकन्सिलेशन का पेज है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। एसेट और लायबिलिटीज़ में और कुछ नहीं करना आपने। रिकन्सिलेशन के पोर्शन में आपने ये जो इस साल की पेंशन डाली है, इस पेंशन को आप यहाँ पे दिखाएंगे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इस पोर्शन में आपने जितनी भी पेंशन थी 540,000 हमने जो बनाई थी वो डाल देंगे। बाकी इस कहीं पे भी आपने कुछ नहीं करना। तो ये जो आपका डिफरेंस आ गया है 540,000, अगर आपकी कोई एसेट्स में मूवमेंट नहीं है और लायबिलिटीज़ में भी मूवमेंट नहीं है तो इसका सिंपल हल यह है कि आप सारी की सारी अमाउंट अपने अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में शो कर दें। अगर आप इनका ब्रेकअप एग्जैक्ट आपके पास है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया था, गैस के बिल पूरे साल के कितने हैं, टेलीफोन का बिल फुल ईयर के कितने हैं, और इन हेड्स के अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं और आपके पास उनकी सपोर्टिंग भी है और आपने डिटेल एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ली है तो आप शो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको 540,000 पूरी अमाउंट यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको रिकैलकुलेट करें।
इसको रिकैलकुलेट करके आप इसका नेट डिफरेंस में जाके चेक करें। ये डिफरेंस जब तक ज़ीरो नहीं होगा तब तक आपकी रिटर्न सबमिट नहीं हो सकती। यहाँ पे 3000 वाली जो डिटेल है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, ये ज़ीरो होनी चाहिए। ये ज़ीरो होगी तो आप इसको एक दफ़ा फिर कैलकुलेट कर लें, एंड पे जाके इसको वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन के लिए आपके पास पिन होना चाहिए। पिन अगर नहीं है तो उसको दोबारा भी जनरेट किया जा सकता है अगर आप भूल चुके हैं तो। अगर आपको याद है तो यहाँ पिन एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ पे इसको जाके सबमिट कर देंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।